हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कि नए साझेदार का जब प्रवेश होता है साझेदारी में तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होता है कि कोई भी नए साझेदार का प्रवेश क्यों किया जाता है, मतलब उसके क्या रीजन है, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है नए साझेदार के प्रवेश की, हम क्यों करते हैं किसी व्यक्ति को हमारी पार्टनरशिप में इंटर या प्रवेश क्यों दिया जाता है। ये सब बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नए साझेदार का प्रवेश, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी साझेदारी फर्म तो चल रही है ना। नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या हुआ कि सब चीजें पहले से चल रही हैं, अब उसमें एक नया व्यक्ति जुड़ने जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा किया ही क्यों जा रहा है ना। तो इसको समझ लेते हैं और फिर नीचे चीजों को समझते जाएंगे, अपने आप सब चीजें आते जाएंगी। तो अब जैसे मान लीजिए ए और बी दो क्या थे, साझेदार थे, और इनकी ये साझेदारी फर्म बढ़िया आराम से चल रही थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या निर्णय लिया, इन्होंने निर्णय लिया कि सी जो है उसको हम अपना पार्टनर बना लेंगे, सी को अपना पार्टनर बना लेंगे। तो अब सी को पार्टनर क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, सी को पार्टनर क्यों बनाया जा रहा है, जरूरत थोड़ी ना है, हम दो लोग काम कर ही रहे थे ना। तो फिर सी को क्यों लाया गया हमारी साझेदारी कम फर्म में एक साझेदार के रूप में? तो देखिए कई सारे कारण होते हैं। अब जैसे देखिए सी जो है, इनकी जो फर्म चल रही है, ये फर्म का ये एक, मान लीजिए एक शॉप है, वो चल रही है। बट ए और बी को क्या लगा, ए और बी को ये लगा कि अब हमें एक और शॉप खोल लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी होती है, काफी सारे लोग आते हैं और कई दूर दूर से आते हैं। तो अब हमें एक और शॉप खोलने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? एक और शॉप यहाँ पर भी खोलने की आवश्यकता है, ताकि हमारा व्यापार का जो है स्तर बढ़ जाए, हमारा व्यापार और फैल जाए, है ना, और ज्यादा जगह पर हम व्यापार कर पाए, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो अब इन्होंने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर एक और शॉप खोल देते हैं। तो सबसे पहली बात क्या आएगी, ये शॉप खोलने के लिए हमें क्या चाहिए रहेंगी, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है मनी, कि पैसा चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगी। अब ये कैपिटल आएगी कहाँ से? ए और बी के पास जितनी थी उतनी तो लगा ही दी जाएगी, पर फिर भी कई बार आवश्यकता पड़ती कि थोड़े और पैसे होने चाहिए। तो अब इसका भी एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि हम लोन ले लें, है ना, बैंक के पास जाएं और बैंक के पास से लोन ले लें। पर देखिए लोन में रिस्क क्या है, बैंक से अगर हम लोन लेंगे तो उसमें रिस्क क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण है कि बैंक को हर साल क्या देना पड़ेगा, हर मंथ हर साल क्या देना पड़ेगा, उस पर ब्याज देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो एक वो हर बार हमको ब्याज देना पड़ेगा। अब ये जो नई हमारी क्या खुली है, शॉप खुली है, भविष्य में हो सकता है ये ना चले उतनी अच्छी, हमको प्रॉफिट ना हो। तो एक तो बैंक लोन चुकाना है और दूसरा ये रिस्क है। और अगर हम बैंक लोन नहीं चुका पाएंगे तो दिक्कत क्या आती है, आपको पता ही है कि अगर आप दायित्व नहीं चुका पाते हैं तो फिर क्या होता है, जो साझेदार होते हैं उनका कैसा दायित्व होता है, साझेदारों का दायित्व अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड दायित्व होता है ना, असीमित दायित्व जिसे हम कहते हैं वो होता है। तो अगर बैंक को अपना लोन नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, वो ए और बी के घर तक बेच करके अपने पैसे वसूल करेंगे। तो ये एक रिस्क है। तो वो रिस्क को दूर करने के लिए इन्होंने क्या करा, सी को बोला कि आ जाइए आप पार्टनर बन जाइए, है ना, पार्टनर बन जाइए। और क्या ले आइए साथ में, साथ में थोड़ी सी कैपिटल लेकर के आ जाइए, क्योंकि साझेदार बनाया जाएगा तो अपने साथ पूंजी लेकर के आएंगे। और जो ये पूंजी लाएंगे हम क्या करेंगे, इससे अपनी नई शॉप खोल लेंगे। अब इधर रिस्क है क्या? कुछ नहीं, कोई रिस्क नहीं है। इनकी कैपिटल आई, क्या कैपिटल अगर साझेदारी फर्म नहीं चुका पाई तो क्या पर्सनली मांग सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, सबकी पूरी साझेदारी कैपिटल में आ जाएंगे, जो भी होंगे बाद में बढ़ जाएंगी। क्या इस पर इनको हर वर्ष कोई ब्याज देने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, इनको स्पेशली कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर ब्याज दिया जाएगा तो वो सबको मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट जो होगा वो हर किसी को मिलेगा। तो रिस्क नहीं है। अगर पैसा डूब गया यहाँ पर, मान लीजिए हमको लॉस हो गया, तो क्या लॉस होने से फिर क्या होगा? क्या केवल सी के ऊपर ही लॉस जाएगा? सब लोग मिलकर के बांटेंगे। तो यहाँ पर जो रिस्क थी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, आपस में ये सब दिक्कतें आएंगी, वो यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये पर्सनली एक व्यक्ति लेकर के आ रहा है, इसलिए लाया जा सकता है। दूसरा, सी जो है वो क्या है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। प्रोफेशनल व्यक्ति इन द सेंस कि एक इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, इस तरह का इनके पास एक स्पेशल स्किल है, ताकि ये व्यवसाय को और अच्छे से क्या कर पाए, मैनेज कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जब ये बहुत अच्छे से व्यवसाय को मैनेज कर पाएंगे तो इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसलिए भी इनको अपॉइंट कर सकते हैं कि आप आइए और अपना क्या करिए, व्यापार को मैनेज करिए। ये सारी बातें हम कर सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं, और कई सारे कारण हो सकते हैं जिन जिन कारण से हम क्या करते हैं, नए साझेदार का साझेदारी में प्रवेश करते हैं। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि एक नए साझेदार का प्रवेश किया ही क्यों जाता है ना? ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि क्यों हम किसी नए साझेदार को प्रवेश करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कारण जो होता है मेन, वो यही होता है कि कैपिटल के लिए सबसे बड़ा जो मेन रीजन होता है किसी भी साझेदारी प्रवेश में साझेदार को प्रवेश कराने का, तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि उनको उनसे क्या लेना, उनसे कैपिटल मंगाना। समझ में आई गई बात? बढ़े आगे। अब चीजों को हम समझते जाएंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम है ना? तो साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बोला गया है, साझेदारी व्यवसाय को संचालित करने के प्रावधान है। मतलब इसके अंदर क्या दिए गए हैं, सारे प्रोविजन दिए गए हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में इसमें दिया गया है। अगर आप साझेदारी संलेख में कोई प्रोविजन नहीं करेंगे तो कौन से नियम अप्लाई होते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लागू होते हैं। ओके, इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार, मतलब जो इसमें प्रोविजन दिए गए हैं उसके अनुसार, फर्म आवश्यकता पड़ने पर नए नए साझेदार को क्या दे सकती है, प्रवेश दे सकती है। मतलब क्या हम एक नए पार्टनर को हमारी साझेदारी फर्म में एंट्रेंस दे सकते हैं, मतलब एडमिशन दे सकते हैं? तो उसका जवाब क्या आएगा, बिल्कुल दे सकते हैं। पर देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हम किसी नए साझेदार को प्रवेश तो साझेदारी फर्म में दे सकते हैं, बट वो कब दे सकते हैं, जब बाकी सारे पार्टनर, जो भी बाकी सारे साझेदार है, ऑल पार्टनर की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। मतलब सारे पार्टनर क्या बोलेंगे उसके लिए, यस बोलेंगे। जब सारे साझेदार क्या कहें, यस कहें, या ऑल सभी साझेदारों के क्या हो, उसके लिए कंसेंट हो, वो पूरी तरह एग्री होंगे, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम साझेदारी में प्रवेश देंगे, है ना? नए व्यक्ति को प्रवेश तभी देंगे जब हमारे जितने भी साझेदार हैं वो क्या दें, वो इसके लिए कंसेंट देंगे, तभी हम प्रवेश देंगे, है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, सभी साझेदारों की सहमति से होना चाहिए, या इस प्रकार का विपरीत कोई अनुबंध है। अब विपरीत अनुबंध का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया, हमने जब जो हमारा संलेख बनाया था उसी के अंदर ऐसा प्रोविजन डाल दिया है कि इतने परसेंट अगर साझेदार, इतने प्रतिशत क्या दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे, तो भी हम क्या करेंगे, किसी नए साझेदार को प्रवेश दे देंगे, तभी होगा। नहीं तो नॉर्मली प्रोविजन क्या है, ऑल पार्टनर्स की क्या आनी चाहिए, कंसेंट आनी चाहिए, तभी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। तो अब प्रवेश क्यों देंगे, तो देखिए इसकी कई सारी क्या है, रिक्वायरमेंट है, मतलब कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, तभी हम क्या देते हैं, नए साझेदार को प्रवेश की आवश्यकता होती है। तो किन किन परिस्थितियों में हम आवश्यकता होती है, मतलब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम किसी नए साझेदार को अपनी पार्टनरशिप फर्म में क्या देंगे, एडमिशन देंगे। तो देखिए सबसे पहला जो रीजन आता है वो क्या आता है, वो आता है एडिशनल कैपिटल का। क्या आता है, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है उसके लिए। दूसरा क्या है, प्रबंध में हाथ बटाने के लिए, मतलब जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक और नया व्यक्ति आ जाएगा। अब जैसे देखिए अभी कौन मैनेज कर रहा था हमारा पूरा व्यापार, ए और बी मैनेज कर रहे थे। कौन मैनेज कर रहे थे, ए और बी मैनेज कर रहे थे। बट ये थोड़ी सी आवश्यकता कम पड़ रही थी, मतलब लोग कम पड़ रहे थे। उन्होंने एक और प्लान करा कि यहाँ पर भी एक क्या करेंगे, हम शॉप खोलेंगे, तो उसके लिए भी हमें पर्सन चाहिए। तो अब एक सी को क्या करेंगे, वो यहाँ पर मैनेज करने के लिए, तो ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा क्या है, तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति की व्यवसाय में आवश्यकता होती है। अब तकनीकी योग्यता जैसे मैंने आपको बताया था, सीए, सीएस इंजीनियर है इस प्रकार के, तो क्या उनके पास एक एडिशनल क्या है, टेक्निकल नॉलेज है। तो उस टेक्निकल नॉलेज की हमारे व्यवसाय में आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए हमने उनको क्या करा, उनको एज अ साझेदार अपने बिजनेस में अपॉइंट कर लिया। अगर हम चाहते तो उनको सैलरी के रूप में रख सकते थे, तो फिर उसके लिए हमें सैलरी देना पड़ती, वो एक खर्चा आता, या बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, तो फिर क्या होता है, वो उस व्यक्ति को हम कैसे अपॉइंट कर लेते हैं, साझेदार के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं। व्यवसाय के विस्तार के लिए, जैसे हमने नई शॉप खोली थी, तो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस का क्या रहे हैं ना, एक्सपांशन कर रहे हैं। इसके लिए जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाने के लिए इत्यादि। अब जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाने के लिए इत्यादि, मतलब देखिए क्या हो रहा था, पहले अगर कोई लॉस होता, अगर पहले कोई लॉस होता, तो पहले लॉस कौन कौन बियर करते, ए और बी ही बियर करते, मतलब ए और बी को ही क्या करना पड़ता, यही सारा लॉस उठाते। अगर साझेदारी फर्म में कोई लॉस हो जाता, तो कौन उठाता उसको, लॉस को ए और बी ही उठाते। बट अब क्या है, अब देखिए, अब अगर कोई लॉस होगा तो अब क्या होगा, अब कितने लोग इस लॉस को बियर करेंगे, तो ए बी सी, तीन लोग मिलकर के। तो कहीं ना कहीं हमारी लॉस उठाने की कैपेसिटी बढ़ गई है, या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जैसे मान लीजिए अगर साझेदारी फर्म का लॉस कितना होता, 60,000 रुपये होता, तो अगर ये पहले 60,000 रुपये होता तो 30,000 लॉस किसको होता, तो 30,000 रुपये जो लॉस होता वो किसको होता, वो होता ए का। 30,000 रुपये लॉस के हिस्से में आता ए के, और 30,000 रुपये लॉस के हिस्से में किसमें आता, बी में। अब क्या हो गया, अब ये तीन साझेदार हो गए, तो अब देखिए क्या हो गया, 20-20 हजार रुपये तीनों साझेदार को हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो गया, इनकी कैपेसिटी बढ़ गई।
ये हम कहेंगे क्षमता बढ़ गई कि अब ये लॉस, पहले देखिए 30,000 तक का लॉस ये बियर कर सकते थे, तो अभी भी थोड़ा लॉस और उठा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये और अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। तो बात समझ में आया, एकदम इजी पॉइंट है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लीजिएगा, है ना। समझने के लिए आवश्यकता है, बाकी कुछ भी नहीं है इन पॉइंटों में। तो बात समझ में आ गई। आगे बात करें। अब देखिए नए साझेदार के प्रवेश की प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है। तो अब नए साझेदार के प्रवेश की प्रक्रिया पर बात करें कि जब हम किसी नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी। प्रक्रिया का मतलब क्या है, प्रोसीजर का मतलब यहाँ पर है कि क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए जब कोई नए साझेदार का हम क्या कर रहे हो, प्रवेश दे रहे हो। तो देखिए अभी हमारी साझेदारी फर्म कौन सी थी, ए और बी उसमें साझेदार थे। अब हमने क्या करा, सी को नया साझेदार के रूप में हमारी साझेदारी फर्म में क्या दिया, प्रवेश दिया। तो अब हमको क्या क्या चीजें फॉलो करनी, मतलब क्या क्या काम कर लेने चाहिए, इसको ऐसे कहेंगे अगर हम। प्रोसीजर का मतलब क्या है कि क्या क्या काम हमको कर लेना चाहिए, क्या काम हमको कर लेना चाहिए, इस बारे में अभी हम बात करेंगे कि ये काम आपको कर लेना चाहिए जब भी कोई नए साझेदार का प्रवेश साझेदारी फर्म में किया जाए। तो अब देखिए क्या क्या काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नया साझेदार आ रहा है तो उसको क्यों लाया जा रहा है, ये देखा जाएगा। दूसरा, पुराना जो प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस पर कि अब कोई नया साझेदार अगर हम साझेदारी फर्म में आ रहा है तो वो क्या करेगा। देखिए कोई नया साझेदार आ रहा है तो अब क्या होगा, नए साझेदार के आने से प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस जो होगा वो सब में बटेगा, है ना। सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, लॉस क्या हो जाएगा, पहले ए और बी का था, अब क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों लोगों का हो जाएगा, तो सब में बटेगा। तो ए और बी क्या चाहेंगे कि भैया जो पुराना ओल्ड प्रॉफिट जो हमारी क्या है, सेट ओल्ड प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इसको पहले ही किस में ले लिया जाए, हम ले लें, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है। तो उस प्रकार का ये डिसाइड करेंगे कि जो सी को हम क्या कर रहे हैं, साझेदारी फर्म में प्रवेश दे रहे हैं, तो इससे कितनी कैपिटल मंगाई जाएगी, इस बारे में कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये काम किया जाएगा। दूसरा क्या किया जाएगा, अब देखिए ये साझेदार अगर साझेदारी फर्म में प्रवेश करते हैं तो इनको क्या दिया जाता है, इनका एक और भाग दिया जाएगा, लाभ हानि में अब इनका भी हिस्सा होगा। तो जो इनको हिस्सा दिया जाएगा, जो शेयर दिया जाएगा, वो शेयर कैसे दिया जाएगा, वो शेयर कैसे दिया जाएगा का मतलब कि ये शेयर में ए अपना भाग कितना देंगे और बी अपना भाग कितना देंगे, ये डिसाइड करना। तो वो डिसाइड किया जाएगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने प्रॉफिट से थोड़ा सा शेयर देंगे, तो ये क्या मांगेंगे उनके अगेंस्ट में कि कुछ कंपनसेशन दो, है ना। तो वो कंपनसेशन के लिए क्या गुडविल लेकर के आएंगे, इसका निर्धारण करना। अब गुडविल क्यों मांगते हैं, देखिए इसको मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। अब देखिए एकदम इजी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक मान लीजिए एक फर्म थी, उसका कितना प्रॉफिट था, एक फर्म का प्रॉफिट हर वर्ष कितना होता है, हर वर्ष 90,000 होता है, सिंपल प्रॉफिट एकदम। हर वर्ष 90,000 प्रॉफिट कमाती है, एकदम इजी एग्जांपल कि हर वर्ष क्या क्या करते हैं, इनको 90,000 का प्रॉफिट होता है, 90,000 का प्रॉफिट होता है। अब क्या था, अब साझेदारी फर्म कितनी थी, तो साझेदारी फर्म में कितने साझेदार थे, तो वो थे दो साझेदार। मतलब कौन कौन थे, ए और बी, दो साझेदार थे। ठीक है। तो और ये कैसे अनुपात में साझेदार थे, तो बराबर बराबर अनुपात में, मतलब 1:1 के अनुपात में थे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी बराबर के साझेदार थे, इनका प्रॉफिट कितना है, 90,000 रुपए हर वर्ष होता है। तो इस बार ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, देखिए 45,000 ए को मिलेगा और 45,000 ही किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ये हमारा लॉजिक समझ में आ गया। दोनों को 45-45 क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अब बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब इन्होंने निर्णय लिया था कि किसको हम साझेदारी में प्रवेश देंगे, तो सी को एज अ पार्टनर हम साझेदारी में प्रवेश दे देंगे। तो इन्होंने सी को अपॉइंट कर लिया। तो इस वर्ष भी इनको कितना होगा, अब नए वर्ष में जब जाएंगे तो भी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 90,000 हो रहा है। तो अब हिस्सा किस में बटेगा, तो देखिए ए बी सी तीनों में। अब हम मान रहे हैं अभी भी ये कैसे साझेदार हैं, बराबर के साझेदार है, मतलब 1:1:1 के रेशो में। तो अब क्या होगा, अब ए को कितना मिल रहा है हिस्सा, देखिए 30,000 रुपए, बी को कितना मिल रहा है, 30,000 रुपए, और सी को कितना मिल रहा है, 30,000 रुपए। ठीक है, सी को भी 30,000 रुपए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर तीनों लोगों को 30-30 हजार रुपए मिल रहा है प्रॉफिट। तो अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर 30,000 रुपए ए को, 30,000 रुपए बी को, 30,000 रुपए सी को। तो अब देखिए जहां पर पहले 90,000 में ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 45,000 रुपए, अब उनको कितना मिल रहा है, अब उनको 30,000 रुपए मिल रहा है। मतलब उनका कितना नुकसान हुआ, बैठे बैठे एक सी को अगर उन्होंने साझेदारी में प्रवेश दे दिया तो उनको क्या मिल रहा है। देखिए जो साझेदार कैपिटल लेके आ रहा है, सी कैपिटल लेके आ रहा है, तो वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में रखेगी, कैपिटल तो उसके कैपिटल अकाउंट में रहेगी, जब वो जाएगा अपनी पूंजी लेकर के जाएगा। तो इनको फायदा क्या हुआ, ये भैया पहले जो 45,000 मिल रहे थे आज 30,000 मिल रहे हैं, जो 15,000 का ए का लॉस हुआ, जो 15,000 का बी का लॉस हुआ, तो इनको क्या फायदा, ये क्यों फिर कैपिटल ही तो ले रहे हैं, तो इनको क्या फायदा हुआ, कैपिटल तो वो ले करके जाएंगे, तो इनका तो ये नुकसान हो गया ना।
समझ में आई? तो अब ये जो 15,000 का इनको हर वर्ष नुकसान हो रहा है, तो ये क्यों दें इनका हिस्सा? तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो इनको लॉस हो रहा है, मतलब ये जो 15,000 का हर वर्ष इनको लॉस होगा, किसको लॉस होगा? ए को और बी को जो लॉस होगा, क्योंकि सारा व्यापार किसने बनाया? देखिए सी तो आज आया है, इससे पहले व्यापार चल रहा है, कुछ प्रॉफिट कमा ही रहा है, जैसे 90,000 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये किसकी बदौलत कमा रहा है? ये 2 साझेदारों की बदौलत कमा रहा है। तो अब उसमें से हिस्सा ये दे रहे हैं किसको? सी को, तो भैया कोई ऐसे तो देंगे नहीं। तो उसका जो ये लॉस हो रहा है इनको, जो 15,000 ये लॉस हो रहा है ए को, 15,000 हो रहा है लॉस बी को, इसको कंपनसेट करने के लिए इनसे पूंजी हमको हिस्सा मांगते हैं कि भैया हम आपको अपना हिस्सा दे रहे हैं, तो लाइए हमको बदले में क्या देते हैं। तो जो बदले में साझेदार सी देता है ना इनको पैसे, वही क्या होती है? वही होती है गुडविल। ठीक है, वही क्या होती है? गुडविल। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली एग्जामिनर, तो वो क्या लिख करके दे देते हैं? वो ये लिख करके देते हैं कि नया साझेदार अपने प्रवेश के समय, ठीक है, न्यू पार्टनर अपने एडमिशन के समय कैपिटल मतलब पूंजी के अतिरिक्त एडिशनली जो अमाउंट लेकर के आते हैं, क्या लिखते हैं? वो एडिशनल अमाउंट जो लेकर के आते हैं उसे क्या कहा जाता है? मतलब कैपिटल लिखेंगे एग्जामिनर कि कैपिटल के अलावा, मतलब वो क्या लिखेंगे? पूंजी के अलावा एडिशनल अमाउंट, क्या लिखेंगे? अतिरिक्त मनी, अतिरिक्त मनी, एडिशनल मनी या एडिशनल एडिशनल रकम लेकर के आते हैं, अतिरिक्त पूंजी लेकर के आते हैं, अतिरिक्त जो मनी लेकर के आते हैं, या कैपिटल के अलावा जो पैसे लेकर के आते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो पूंजी के अलावा वो जो भी लेकर के आते हैं, मतलब पूंजी के अलावा जो भी लेकर के आते हैं वो क्या होती है? एडिशनल जो लेकर के आते हैं, तो वो होती है गुडविल। ठीक है, कई बार इस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है? वो होती है गुडविल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि पूंजी के अतिरिक्त या एडिशनल कैपिटल के एक्स्ट्रा अगर कोई मनी लेकर के आते हैं एडिशनली, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा गुडविल। बात समझ में आ गई? ये कंसेप्ट समझ में आया कि गुडविल क्यों कोई ला रहा है? तो उसका कारण ये है कि देखिए इनको इतना नुकसान हो रहा है, कोई क्यों नुकसान झेलेगा? तो वो इसलिए झेलेंगे क्यों? क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? उनको हिस्सा मिल रहा है, आज उनको एक साथ पूरे पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना हिस्सा दे दिया। बात समझ में आ गई? पॉइंट पढ़े आगे, है ना? तो ये सारी चीजें लानी पड़ती है। तो क्या क्या लाते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि पूंजी क्या लेकर के आएंगे, प्रॉफिट और लॉस रेशो क्या होगा, त्याग का अनुपात क्या होगा, नए साझेदार को किस अनुपात में प्रवेश दिया जाएगा। ये सारी बातें हम क्या करते हैं? यही सारी बातें हम डिसाइड करते हैं। समझ में आ गई बात? पढ़ें आगे, पढ़ें आगे और इसको पूरा कंप्लीट करें। तो देखिए, नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व पुराने साझेदार फर्म में निम्न व्यवस्था करते हैं। ठीक है, बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर जनरली मेक्स द फॉलोइंग अरेंजमेंट। मतलब क्या क्या अरेंजमेंट करके रखेंगे, मतलब क्या क्या चीजें वो पहले से करके रखेंगे कि ये चीजें पहले डिसाइड कर लो, मतलब ये चीजें वो करके रखेंगे अपने पास। तो वो क्या क्या चीजें करके रखेंगे, तो इन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वो क्या करेंगे? जो ओल्ड प्रॉफिट है उसको ले लेंगे अपने हिस्से में, कि जो ओल्ड प्रॉफिट है उसमें हमको दे दो हमारा, क्योंकि ये सारा ओल्ड प्रॉफिट जो है वो किसने कमाया है? तो देखिए ओल्ड प्रॉफिट के समय कौन था? बी, ए और बी थे। ये दोनों साझेदारों ने तो अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए, तो ये सारा लाभ किसका हुआ? इन्हीं का हुआ। तो ये वही करेंगे कि नए साझेदार के प्रवेश पर चिट्ठे में दर्शाए गए संचित लाभ, मतलब जो क्या है, रिजर्व प्रॉफिट है या सरप्लस प्रॉफिट, जो हमारे कहाँ पर कैपिटल्स में बैलेंस शीट में लिखा होता है कि ये जो हमारा जब आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस तरफ, तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे वो बैलेंसेस। तो ये जो प्रॉफिट के बैलेंसेस दिख रहे हैं, ये सारे प्रॉफिट के बैलेंसेस किसने कमाए होंगे? तो देखिए उस समय कोई सी तो था नहीं, उस समय कौन थे? ए और बी थे। तो ये सारे प्रॉफिट पे जो शेयर है, जो क्या रहे ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ये सारे किसने कमाए हैं? ए और बी ने कमाए। तो ये सारा की सारा पैसा किसका होना चाहिए? ए और बी का होना चाहिए। तो सामान्य संचय लाभ हानि खाते का लाभ, मतलब लाभ हानि खाते में जो लाभ है वो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी दुर्घटना कोष, जो भी रिजर्व उन्होंने बना के रखे हैं, को बांटकर अपनी पूंजी क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। मतलब सारा जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और कौन कौन ले लेता है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करके वो अपने पास ले लेते हैं, मतलब अपनी कैपिटल उससे क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। समझ में आ गई बात? इस प्रकार यदि कोई संचित हानि होगी, अब देखिए आपने सारा लॉस तो ले लिया, सारा प्रॉफिट तो ले लिया, है ना? जो जो प्रॉफिट था वो आपने कमाया है तो बिल्कुल ले लिया। तो अब नया साझेदार बोलेगा ना कि जो आपके लॉसेस हैं, मतलब आपने पुराने समय में क्या करा? लॉस हुआ किसी कारण से साझेदारी फर्म को, तो ये लॉस भी किसके कारण हुआ है? उस समय क्या सी था? नहीं, उस समय तो कौन थे? ए और बी थे। तो ये लॉस भी फिर किसका होना चाहिए? लॉस भी आपका होना चाहिए। जब प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपके समय का ही है। तो ये क्या करते हैं, जो लॉस होता है उसको क्या करते हैं? उसको भी अपनी पूंजी में
पूंजी क्या करते हैं, पूंजी खाते में डेबिट कर देते हैं और अपनी पूंजी का अकाउंट क्या करते हैं, उससे कम कर लेते हैं। या कोई कृत्रिम संपत्ति मतलब इंटेंजिबल क्या है, फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट्स बना करके रखी हैं हमने कृत्रिम संपत्तियां, ठीक है। तो उनको भी क्या करेंगे, उनको भी हम पूरी तरह से क्या करेंगे, उसको भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ए और बी के खातों में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो वास्तव में कोई संपत्ति नहीं है, ठीक है। तो उनको बस बताया गया है, जैसे हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं तो एक साथ हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक कुछ सारे हम इतने सारे ज्यादा खर्चे कर देते हैं, हम इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं कि एक बार में वो खर्चे अगर पीएनएल में ले लेंगे तो गलत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, तो वो उन सबको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम संपत्ति के रूप में हम दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एड्स कराए, क्या कराया, एडवर्टाइजमेंट कराया, आपने क्या कराया, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कराए। जैसे कंपनी है, अभी आपने देखा होगा टाटा आईपीएल करके आता है, टाटा आईपीएल करके अगर आप देखेंगे तो एड आएगा, तो उसमें अभी तक टाटा आईपीएल था, तो इसका मतलब क्या हुआ, आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप है वो किसने ले ली है, वो ले ली है टाटा ने। आईपीएल की स्पॉन्सरशिप आपने किसने ले ली, टाटा ने। तो अब देखिए आईपीएल की स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे करोड़ों रुपए में देने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी को कितने देने पड़े, 1,000 करोड़ देने पड़े, कितने देने पड़े, 1,000 करोड़ रुपए देने पड़े। इसके लिए, ये स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। तो अब कंपनियां इतना खर्चा क्यों करती हैं, देखिए अब जैसे ही कोई आईपीएल देखेंगे या आईपीएल का कोई भी वीडियो चलेगा तो सबसे पहले जो कमेंटर होंगे या कभी भी कोई एड भी आएगा तो क्या लिखा आएगा, टाटा आईपीएल। टाटा आईपीएल इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके दिमाग में हर बार एक वर्ड आएगा, उसका नाम क्या है, टाटा। तो आपके दिमाग में इस ब्रांड की इमेज बढ़ेगी, है ना। तो अब क्या होता है, अब ये जो इमेज इससे बनती है ये कई वर्षों तक रहती है, मतलब इसका जो बेनिफिट मिलेगा कंपनी को वो एक साथ इसी वर्ष नहीं मिलेगा। अब एक बार आप कंपनी को जान गए, जैसे मान लीजिए एक और टाटा कंपनी की जगह हम रखते हैं एक और कंपनी का नाम, जैसे मान लीजिए आपने कल से विजय एकेडमी आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ले ले कि चलिए विजय एकेडमी। तो अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, विजय एकेडमी आईपीएल में आपका स्वागत है, विजय एकेडमी इंदौर के आईपीएल में आपका स्वागत है। यहाँ पर स्पॉन्सरशिप में नाम किसका आ गया, विजय एकेडमी का। तो अब आपके दिमाग में विजय एकेडमी का नाम रहेगा कि हाँ ये नाम मैंने सुना है, कहाँ सुना है। एक नया व्यक्ति भी ध्यान रखेगा तो उसको ध्यान आ जाएगा कि अरे आईपीएल में सुना है, हाँ सुना सुना नाम है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, कंपनियों को कई वर्षों तक मिलता है, कई वर्षों तक, मतलब ऐसा नहीं है कि इस वर्ष केवल 1,000 करोड़ दिए तो बस यही वर्ष तक बेनिफिट मिलेगा, कई आने वाले समय तक मिलता है। तो अ, इसका सही तरीका क्या है कि जब आने वाले समय तक इसका बेनिफिट मिल रहा है तो इसको आने वाले समय तक आप क्या करिए, रिटर्न ऑफ करिए। मतलब अगर आपको लगता है कि भैया टाटा आईपीएल के हमने स्पॉन्सरशिप ली है तो आने वाले 5 वर्षों तक हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। आने वाले कितने वर्षों तक बेनिफिट मिलेगा, 5 वर्षों तक। तो फिर आप क्या करिए, इसको अपने पीएनडल में, कौन से पीएनडल में, 5 वर्षों तक के पीएनडल में हर वर्ष बराबर बराबर क्या करिए, इसको रिकॉग्नाइज करिए। मतलब हर वर्ष ये कितना प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेबिट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से, 200 करोड़ हर वर्ष एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब हर वर्ष कितना चार्ज करेंगे, 200 करोड़। अब देखिए इस वर्ष इनने 1,000 करोड़ करें, पर चार्ज कितना करा फर्स्ट ईयर में, 200 करोड़। तो 800 करोड़ जो बचे हुए हैं ना, 800 करोड़ को, ये 800 करोड़ अब आने वाले 4 सालों में करेंगे। तो जब तक इसको क्या दिखाया जाएगा, जब तक इसको दिखाया जाएगा असेट में, कब तक कहाँ दिखाया जाएगा, असेट में। और उस असेट में किस किस हेडिंग में दिखाया जाएगा, तो इस हेडिंग में दिखाया जाएगा, कृत्रिम संपत्ति के, समझ में आया। इसको कैसे दिखाया जाएगा, कृत्रिम संपत्ति के रूप में, फिक्टिशियस असेट्स के रूप में इसको बताएंगे। तो अब वाकई में क्या ये कोई असेट है, मतलब अगर नया सज अभी टाटा कंपनी ने इसको 800 करोड़ में बता रखा है अपनी फिक्टिशियस असेट्स में, तो क्या ये कंपनी इसको बेच सकती है कि ये लो आईपीएल में जो हमने 800 करोड़ के अभी खर्चे बाकी हैं इसको मार्केट में जाके वो बेच सकते हैं क्या, नहीं। कोई संपत्ति थोड़ी ना, वास्तव में, वास्तव में ये कोई असेट है, जैसे आप लैंड को बेच सकते हैं, संपत्तियों को बेच सकते हैं। ऐसे ही जो ये 800 करोड़ का आपने खर्चा करा क्या है, मार्केट में जाके आप बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। केवल ये तो हमने इसलिए इसको रखा है ताकि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही मायनों में क्या बताएं, ट्रू एंड फेयर व्यू बताएं, है ना, है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू बताएं, सत्य और उचित वो बताएं, अपना क्या बताएं, सारे बैलेंसेस सब चीजें सही तरीके से हों, इसलिए हमने ये करा है। तो ये जो सॉरी तो ये जो 800 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे हुए हैं ना, इसी को क्या बोला जाएगा, जो बचे हुए हैं अभी रिटर्न ऑफ करना आने वाले 4 वर्षों में, इसे ही बोला जाता है कृत्रिम संपत्तियां। तो ये वास्तव में कोई संपत्ति नहीं है, एक तरह से खर्चा है, तो उसको भी क्या करा जाएगा, उससे भी जो साझेदार है उनकी पूंजी क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया, है ना।
पॉइंट समझ में आया पूरा? बढ़े आगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। क्या है? इस प्रकार के साझेदार के प्रवेश के बाद संपत्तियों और दायित्वों का क्या किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तथा उसके परिणाम से पूंजी कम कर दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी। अब देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ असेट क्यों किया जाता है? रिवैल्यूएशन असेट इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन भी हुआ होगा असेटों का, मतलब उनमें क्या हुआ होगा, उनकी वैल्यू में चेंज आए होंगे। तो जो चेंज आए हैं वो सब चेंज किसके कारण आए हैं, मतलब कब तक हुए हैं चेंज? सारे ए और बी के व्यवसाय संभालने के दौरान ही हुए, साझेदारी के दौरान ही हुए। तो इसका इफेक्ट भी किसके पास आना चाहिए? ए और बी के पास आना चाहिए। मतलब कुछ अच्छा हुआ है, असेट का वैल्यू बढ़ी है तो भी वो किसकी है? ए और बी की है। और अगर कम हुई है तो भी वो किसकी है? वो ए और बी की है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल था कि सन 2000 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। क्या खरीदी थी? एक प्रॉपर्टी, जैसे एक लैंड खरीदी थी। अब लैंड कितने की खरीदी थी? लैंड हमने बाय करी थी, वो कितने की खरीदी थी? मान लीजिए 2 लाख रुपए की। कब खरीदी थी? 2000 में। 2000 सन 2000 में, सन 2000 में हमने कितने की 2 लाख रुपीस की एक लैंड खरीदी। अब क्या आज 2022-23 में, 24 में, अगर आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आज 2023 में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सपोज करिए, है ना? तो क्या 2023 में इस संपत्ति का मूल्य अगर आज हम 2023 में देखें तो क्या ये 2 लाख रुपए की ही ये लैंड मिलेगी? नहीं, उस समय लैंड काफी सस्तियां थी। आज तो इस वैल्यू को अगर हम मार्केट में इस लैंड को बेचने जाएंगे तो इससे हमें कितने मिल जाएंगे? 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 40 लाख रुपए। पर देखिए एक हमने सीखा है कि जो भी क्या होती है, जो भी संपत्तियां होती है उसे हम किस पर दिखाते हैं, है ना? उस पे हम किस पर दिखाते हैं बैलेंस शीट में? उसे हम दिखाते हैं उसकी कॉस्ट पर। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 2 लाख रुपए। तो आज भी ये असेट कितनी दिख रही होगी बुक्स में, साझेदारी की बुक्स में कितने में दिख रही होगी? 2 लाख रुपए में। पर क्या वास्तव में इस लैंड की कीमत 2 लाख रुपए नहीं, कितनी है? 40 लाख रुपए। तो भैया ये जो 38 लाख का बेनिफिट हो रहा है, जो सीधा सीधा 38 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है, ये किसका हक है? इस 38 लाख पे क्या जो सी आज आया है साझेदार, इसका हक है? नहीं, ये सब तो किसकी मेहनत का फल है? जिन्होंने सही डिसीजन लिए थे। किनने लिए थे? तो ए और बी ने ये सही डिसीजन लिए थे। तो ये सारा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? ए और बी को मिलना चाहिए। तो वही किया जाएगा, किसको इसका जो प्रॉफिट होगा वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? ए और बी के साझेदारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक लाइबिलिटी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक साझेदार था, एक एक साझेदारी फर्म ने क्या करा? एक व्यक्ति से लोन लिया। कितने का लोन लिया? उन्होंने एक लोन लिया, वो कितने का लिया था? 1 लाख रुपए का। ठीक है। और इन्होंने ये कब लिया था ये लोन? ये कब चुकाने थे इनको? 2018 में 1 लाख रुपए चुकाने थे। आज साझेदारी फर्म ने इनके पास गए और बोले सर आज हम चुका देंगे, आज हम इस वर्ष चुकाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इस वर्ष हम आपके पैसे चुका देंगे। आपको 1 लाख रुपए देने हैं ना? हम बिल्कुल दे देंगे। तो ये जो पर्सन थे, ये पर्सन ने कहा सर 2018 में 1 लाख रुपए देने थे। पिछले 4-5 सालों से आपने मुझे पिछले 5 सालों से आपने मुझे कुछ भी पैसे नहीं दिए। 1 लाख रुपए वैसे के वैसे ही है। अब मुझे इस पर ब्याज भी चाहिए। अब मुझे ब्याज भी चाहिए और अब आप मुझे कितने देंगे? अब आप मुझे 1.5 लाख रुपए देंगे। तो ये 50,000 रुपए जो ज्यादा मांग रहे हैं, ये क्या हो गया? 50,000 रुपए ज्यादा आपको फसायदारी फर्म को देना पड़ेंगे। तो ये 50,000 रुपए ज्यादा हैं, जो दायित्व बढ़ गया है। तो ये जो लॉस हुआ है 50,000 का, ये 50,000 का लॉस भी किसके कारण हुआ है? ए और बी के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ये समय पर पैसे देते तो 1 लाख रुपए ही देना पड़ते, नहीं दिए तो ये देना पड़ेंगे अब ज्यादा पैसे। तो ये भी किसके कारण हुआ है? ए और बी के कारण हुआ है। तो ये जो लॉस हुआ है ये भी किसमें बांट दिया जाएगा? ए और बी के बीच में बांट दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो भी संपत्ति और दायित्वों में चेंज आएगा उसको भी साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। अब क्या डिसाइड किया जाता है? नए साझेदारों को लाभ हानि में दिए जाने वाले हिस्से का निर्धारण, मतलब उसको क्या रेशो दिया जाएगा, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो कितना होगा? जैसे 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, 1/2 हुआ। किस रेशो में हम उसे क्या देंगे? साझेदार में नए साझेदार को क्या देंगे? हिस्सा देंगे लाभ हानि अनुपात में, उसका निर्धारण किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा निर्धारण? तो वो है गुडविल का निर्धारण। किसका निर्धारण करेंगे हम? गुडविल का। गुडविल का डिसाइड करेंगे कि कितनी गुडविल, फर्म को निर्धारण करेंगे कि कितनी गुडविल नया साझेदार लेकर आएगा। क्यों नया साझेदार लेकर के आएगा? उसका मैंने आपको बताया लॉजिक कि देखिए पहले साझेदार ज्यादा प्रॉफिट अपने पास ले जा रहे थे, अब उनको कम प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक नए साझेदार को भी प्रवेश दे दिया गया। तो वो कितनी गुडविल लेके आएंगे उसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, ये डिसाइड किया जाएगा। वो कितनी कैपिटल लेंगे? क्यों नए साझेदार को, इसलिए तो मेन नॉर्मली जो साझेदारी फर्म बनाया जाता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये पूंजी लेकर के आएंगे। तो कितनी पूंजी लेकर के आएंगे ये डिसाइड करना। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, जब कोई नया साझेदार का प्रवेश दिया जाता है तो उसका निर्धारण करते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि क्या क्या लिया जाएगा।
एकदम 1 मिनट में शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं कि देखिए सबसे पहले तो जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट लॉस में जो भी हिस्सा होगा, जो भी संचित ओल्ड प्रॉफिट होंगे, उन सबको क्या किया जाएगा? उन सबको पुराने शेयरदार द्वारा अपने बाँट लिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? जो असेट्स और लायबिलिटी उनका क्या किया जाएगा? पुनर्मूल्यांकन मतलब रीवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है? रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, जैसे हमने देखा था लैंड का एग्ज़ाम्पल, तो वो सारा लॉस, प्रॉफिट जो भी हो रहा है, प्रॉफिट लॉस वो सारा भी क्या हो जाएगा? साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो लाभ जो होगा उसको भी कहाँ दे दिया जाएगा? पुराने साझेदारों को बाँट दिया जाएगा। इसके बाद जो नया साझेदार आ रहा है उसका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया जाएगा कि उसको कितने रेशो के लिए फर्म में प्रवेश दिया जा रहा है, ये किया जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा? फर्म की ख्याति का निर्धारण, मतलब जो गुडविल है, गुडविल का निर्धारण करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी गुडविल वो लेकर के आएँगे, क्योंकि जो हिस्सा दे रहे हैं उसमें उनको गुडविल कितनी मिलनी चाहिए उसका निर्धारण करेंगे। और अंत में क्या करेंगे कि कितनी पूंजी वो लेकर के आएँगे, इसका निर्धारण किया जाएगा। बात समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट समझ में आया? आराम से चलने का यहाँ पर केवल ये तात्पर्य होता है कि ये बेसिक पर्पस होता है ताकि चीज़ें क्या हो, बैठ जाएँ दिमाग में कि क्यों सारा हम कर रहे हैं, प्रवेश क्यों कराया जा रहा है ना? एक पेज हमने पढ़ा है, बट उसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप अब समझ जाएँ कि क्यों हम एक नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई? हमारा अच्छा भला व्यापार चल रहा था, मतलब ए और बी मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बढ़िया तरीके से चला रहे थे। क्या ज़रूरत पड़ गई जो सी को उन्होंने नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया? तो उसके इतने सारे रीज़न होते हैं। समझ में आई बात? तो अब मुझे उम्मीद होगी कि आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ, हम इस कारण से नए साझेदार को, नए पार्टनर को क्या करते हैं, साझेदारी में प्रवेश देते हैं। समझ में आई बात? अब इसके बाद क्या होता है, अब नया साझेदार आएगा तो उनको क्या दिया जा रहा है, हिस्सा दिया जा रहा है। तो वो कौन देंगे? वो हिस्सा देंगे पुराने वाले साझेदार, है ना? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो त्याग कर रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल समझा था कि पहले 90,000 का जो प्रॉफिट था, पहले जो हमने एक एग्जाम्पल समझा था वो 90,000 का प्रॉफिट था, और 90,000 में ए और बी को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा था, तो 45,000 और 45,000 प्रॉफिट मिल रहा था। फिर क्या हुआ, ए बी सी तीनों आ गए, तो क्या हुआ, 30,000 पर पर्सन का प्रॉफिट हो गया, है ना? तो ए और बी को जो पहले 45,000 प्रॉफिट मिल रहा था, अब क्या हुआ, अब जो ए और बी को 45,000 मिल रहा है, अब 30,000 मिल रहा है, मतलब उनके पास से कितना त्याग करना पड़ रहा है उनको, 15,000 रुपए का त्याग करना है। तो ये जो त्याग कर रहे हैं, यहाँ तो हमने मनी टर्म में निकाल लिया, पर ये वास्तव में कैसे होगा, ये रेशो टर्म में होगा। तो उसी को जो रेशो निकालते हैं कि किस अनुपात में ये त्याग कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, त्याग अनुपात, कि किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर अमाउंट से समझा कि 15,000 का इनका वो हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो ये जो त्याग कर रहे हैं, इसी का जब हम अनुपात निकालेंगे तो उसे ही क्या कहा जाता है, त्याग अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशो। समझ में आया? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। कितने का त्याग कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति 15,000 रुपए का त्याग कर रहा है, चाहे वो साझेदार ए हो या बी हो। ठीक है? और क्या निकालते हैं, फिर नया साझेदारी अनुपात निकालते हैं। क्यों? क्योंकि पहले कौन बट रहे थे, ए और बी के बीच में बट रहा था, अब क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों लोग आ जाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालेंगे, नया क्या निकालेंगे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या नया लाभ हानि अनुपात भी हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? ताकि हमें पता लग पाए कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाला जाएगा। तो ये सारी चीजें अब हमको सीखनी है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको समझेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। 1 मिनट रब कर लेते हैं चीजों को। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं। तो समझ में आया लॉजिक? तो अब क्या कर रहे हैं, जो साझेदार आ रहा है उसके लिए पुराने साझेदार क्या कर रहे हैं, अपने पास से त्याग कर रहे हैं। तो वो त्याग क्या कर रहे हैं, तो नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों का क्या निकालते हैं, फिर हम नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे। क्योंकि अब पहले कितने थे साझेदार, एक और दो साझेदार थे। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के इसलिए चल रहा हूँ ताकि चीजों को सिंक्रोनाइज कर पाए हम। तो पहले कितने साझेदार थे, पहले थे ए और बी, केवल यही दो साझेदार थे, ए और बी थे। अब क्या हो गया, अब ए बी और सी तीन साझेदार हो गए, तो तीनों को लेंगे। तो ये हो जाएगा, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना कि अब ये तीनों का किस अनुपात में वो बांटेंगे, उसको निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि भविष्य में होने वाले लाभ हानि को साझेदारों के मध्य इसी अनुपात में बांटा जाएगा। जो नया इनका रेशो होगा उसी अनुपात में भविष्य में क्या होगा, इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस तो होगा। तो उसको बांटेंगे कैसे, जो जिस अनुपात में बांटेंगे उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलेंगे न्यू रेशो, क्योंकि अब तीनों के बीच में बांटेंगे। तो ये हम न्यू रेशो निकालेंगे। ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदारों का हिस्सा प्रायः क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिल्कुल सही है, हमने समझा भी, अभी कम हो जाता है ना, कम हो जाता है। अर्थात पुराने साझेदार, पुराने साझेदार को नए साझेदार के लिए अपना
अपने भाग में से कुछ त्याग करना पड़ता है, बिल्कुल त्याग करना पड़ता है। जैसे हमने देखा था कि कितना त्याग कर रहे थे वो, मनी टर्म में 15,000 रुपए पर साझेदार क्या कर रहा था, त्याग कर रहे थे। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों को इसी त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब जो गुडविल लेकर के आएंगे फिर वो किस अनुपात में बांटेंगे, जो जितना क्या कर रहे हैं, जो जितना क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, मतलब जितना जो ज्यादा त्याग करेंगे उनको उतनी ज्यादा कैपिटल में हिस्सा मिलना चाहिए, और ये सही भी है ना। जैसे सपोज के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। सपोज के लिए मान लीजिए, एक मिनट। हम्म, चलिए बात कर लेते हैं कि सपोज के लिए मान लीजिए एक साझेदारी फर्म में क्या होगा, त्याग करा जाएगा। तो देखिए त्याग जो जितना करेगा, यहाँ पर क्या होगा, त्याग जो जितना करेंगे, जितना ज्यादा त्याग करेंगे उतना उनको क्या मिलना चाहिए, उसी को उसी अनुपात में वो क्या मिलना चाहिए, उनको गुडविल मिलना चाहिए, गुडविल मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए त्याग का अनुपात कितना आया, 1:3 आया, कितना आया, 1:3। ठीक है, मतलब एक एक भाग कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और बी कितने दे रहे हैं, 3 अनुपात में दे रहे हैं। अब मान लीजिए ख्याति कितनी लेकर के आए, ख्याति लेकर के आए 20,000 रुपए की। तो ए को कितनी ख्याति में हिस्सा मिलेगा, तो ए को मिलेगा 5,000 रुपए, और बी को कितना मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 20,000 इंटू कितना करेंगे, 1/4, है ना। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो 4। तो 4 से डिवाइड करा तो 5, तो 5,000 आ गया। फिर इसमें इंटू कितना कर देंगे, 3 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए। तो ये हो जाएगा। मतलब इसको हम ये कहते हैं कि जिसको जितना ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब जिसका जितना लॉस हो रहा है, आज इनको 15,000 रुपए आपको दिख रहा है कि कैपिटल में हिस्सा मिल रहा है एक बार, पर हर बार इनका लॉस भी, इनका प्रॉफिट तीन भाग से कम भी तो हो गया है। तो जितना ज्यादा जो अपना त्याग कर रहा है उसको उसके अनुपात में मिलना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन, जो एग्जामिनर अगर एक थ्योरिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो यहाँ से पूछते हैं। थ्योरिकल क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, इसी लाइन से पूछ लेते हैं। ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को प्रवेश के समय पूछना होगा तो उनका ये आईएमपी पॉइंट है, ये लाइन आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला, ये वाली लाइन आईएमपी है। जो ये लाइन है, ये पूरी लाइन आईएमपी है कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को, राशि को पुराने साझेदार द्वारा इसी त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। तो एग्जामिनर क्या लिखते हैं कि न्यू पार्टनर अपने साथ जो गुडविल लेकर के आते हैं उसको किस रेशो में पुराने साझेदारों के बीच में बांटा जाता है, या किस रेशो में साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। एग्जामिनर कई बार और ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ये भी बोलना ये भी आपको नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, पुराने साझेदार, मतलब ओल्ड पार्टनर का भी वर्ड नहीं देंगे। वो क्या देंगे कि नया साझेदार, जो न्यू पार्टनर आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यू पार्टनर जब आए हैं तो अपने साथ क्या लेकर के आए हैं, गुडविल की अमाउंट लेकर के आए हैं। तो ये गुडविल की अमाउंट वो जो लेकर के आए हैं इसको किस रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है, तो वो एक ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन देंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्या देंगे ऑप्शन, ओल्ड रेशो में। दूसरा क्या देंगे, न्यू रेशो में। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी दे देंगे न्यू रेशो में, इस रेशो में बांटा जाएगा। तीसरा दे देंगे वो क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और चौथा दे देंगे सभी में। ठीक है, ऑल दे देंगे या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का एक ऑप्शन दे देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है, नया पार्टनर जो अपने साथ, न्यू पार्टनर जो अपने साथ गुडविल की रकम लेकर के आ रहा है, उसे किस रेशो में बांटा जाएगा, तो उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो या त्याग के अनुपात में बांटा जाएगा। किस अनुपात में बांटा जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो या त्याग के अनुपात में बांटा जाएगा। एक थ्योरिकल क्वेश्चन एग्जामिनर अगर पिक करेंगे तो वो इस लाइन से पिक करेंगे। ठीक है, तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। कई बार एग्जामिनर क्या करेंगे, कई बार एग्जामिनर आपको ये भी वर्ड नहीं लिख करके देंगे, क्या नहीं लिख करके देंगे, ये वर्ड भी वो लिख करके नहीं देंगे कि ओल्ड पार्टनर बांटा जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज में रहे। मतलब वो ओल्ड वर्ड भी हटा देंगे, पुराना जो यहाँ पर लाइन में लिखा है ना, पुराना साझेदार, पुराने साझेदार द्वारा, तो ये वर्ड भी नहीं देंगे वो कई बार एक क्वेश्चन में। वो क्या दे देंगे, केवल ये दे देंगे कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को किस अनुपात में बांटा जाता है, किस अनुपात में बांटा जाता है, केवल इतनी सी लाइन दे देंगे कि न्यू पार्टनर अपने साथ जो गुडविल लेकर के आ रहे हैं वो किस रेशो में उसे बांटेंगे, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिंपल। एक तो ये दे देंगे लाइन केवल इतनी सी, या कई बार वो पूरी लाइन दे देंगे कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति, न्यू पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल को ओल्ड पार्टनर द्वारा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आईएमपी है ना, समझ में आई बात। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, क्या बोल रहे हैं, ए बी सी साझेदार है जो कि लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में करते हैं, तो 5 और 3 के अनुपात में करते हैं। ठीक है, 5:3 के अनुपात में करते हैं। ठीक है ना, मतलब 5:3 के अनुपात का मतलब क्या हुआ कि 5 5/8 और
3/8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, टोटल अनुपात को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। सी ने भविष्य के लाभ में 1/4 भाग के लिए, मतलब उनको कितने रेशो के लिए उन्होंने करा, 1/4 रेशो के लिए उनको क्या करा, एडमिशन दिया, किसमें दिया, साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया, एडमिशन दिया। त्याग अनुपात क्या होगा, और नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए, ठीक है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए अभी हम सॉल्व भी करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा, बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक शॉर्टकट की याद रखनी है, क्योंकि ये है, मतलब ये अज्यूम करा जाता है, क्या अज्यूम किया जाता है कि अगर ये नहीं कहा जाए कि नया साझेदार का बस क्या दे दिया जाए, हमें नए साझेदार का भाग दे दिया जाए, और पुराना लाभ विभाजन अनुपात मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है बस, और कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्या माना जाता है कि जो नया साझेदार आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, उसको जो हिस्सा मिल रहा है, जैसे यहाँ पर नया पार्टनर कौन आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है सी, तो सी को क्या मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है ना, 1/4। तो अब ये 1/4 किससे मिला है, 1/4 जो हिस्सा मिला है वो किससे मिला है, 1/4 जो हिस्सा इन्हें मिला है वो किससे मिला है, वो मिला है ए और बी से मिला है, सिंपल सी बात है, ए और बी पहले थे, ए और बी से इन्हें मिला है, ए और बी साझेदार थे, है ना, और इनका रेशो कितना था, 5:3 का। अब जो सी नया साझेदार आ रहा है कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 के रेशो के लिए ये पार्टनरशिप प्रवेश कर रहा है, और कितने हिस्से में प्रवेश कर रहा है, 1/4 इसको प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मिलेगा, ठीक है, इसके लिए कर रहा है। तो ये माना जाता है, जब कुछ नहीं बोला जाएगा, क्या माना जाएगा कि जो इसको ये हिस्सा मिला है ना, ये 1/4 हिस्सा मिला है, ये किससे मिला है, ये मिला है ए और बी दोनों ने ही दिया होगा, तो ये किस अनुपात में त्याग करते हैं, मतलब किस अनुपात में अपने पास से सेक्रीफाइस करेंगे। तो जब कुछ नहीं बोला जाता है तो क्या माना जाता है, जो ओल्ड अनुपात होता है, जो ओल्ड रेशो रहता है, इसी अनुपात में क्या करते हैं, ये सेक्रीफाइस करते हैं, इसी अनुपात में ये सेक्रीफाइस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो त्याग का अनुपात होता है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, वो क्या होता है, वो ओल्ड रेशो ही होता है, मतलब जो ओल्ड रेशो दे करके रखा है वही ओल्ड रेशो क्या होता है, त्याग का अनुपात भी होता है, वही ओल्ड रेशो क्या होता है, त्याग का अनुपात भी होता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाए, क्या दिया जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए कि नए ओल्ड ओल्ड पार्टनर का हमें क्या दे रखा है, ओल्ड पार्टनर का हमें रेशो दे करके रखा है ना, ओल्ड पार्टनर का रेशो दे करके रखा है, और न्यू पार्टनर का हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है बस, और कुछ नहीं बोला कि कितने भाग कौन दे रहा है, एक 1/4 में से ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, केवल क्या दिया है, नए साझेदार का रेशो दिया है बस, और कोई बताया नहीं है कि किस अनुपात में त्याग करते हैं। तो क्या मानेंगे हम, तो अनुपात त्याग अनुपात निकालने के लिए कि वो बराबर अनुपात में जो ओल्ड रेशो है उसी के अनुपात में वो त्याग करते हैं, तो त्याग का अनुपात क्या होता है, ओल्ड रेशो ही होता है, ठीक है, ओल्ड रेशो ही त्याग का अनुपात होता है। लॉजिक समझ में आ गया, बात समझ में आई, सिंपल, आप क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्टली क्या टिक कर देंगे, ओल्ड रेशो देखेंगे और ओल्ड रेशो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में ढूंढेंगे और उसको टिक कर देंगे, ऑप्शन में ढूंढेंगे और टिक कर देंगे, वो दे देंगे आपको, ये भी सिंपल। तो बस आपको क्या करना है, बिना सॉल्व करे आप ये निकाल लेंगे, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो वही आता है, ठीक है, इसको सॉल्व भी करेंगे आंसर यही आएगा। समझ में आई, तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो आप ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, है ना, जब कुछ नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग जो ओल्ड रेशो है वही क्या होगा, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, एक एक पॉइंट को, चीजों को क्लियर करते जाते हैं। समझ में आई बात, ध्यान रखिएगा, वो इसलिए मैं इतना इम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बोनस अंक में बोलूंगा, क्यों, क्योंकि बोनस क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमको इसका कंसेप्ट पता है कि ऐसा होता है, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखिए सॉल्व करके भी निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5.3, है ना, 5.3 हम अभी सॉल्व भी करेंगे तो 5.3 आएगा, और डायरेक्टली हमें पता है ये कंसेप्ट, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते से ही आप क्या आंसर दे देंगे, इसका 5.3 आंसर दे देंगे। तो इससे होगा क्या, हमारे टाइम सेव होगा, एग्जाम में हमारा टाइम सेव होगा, और सारा की पॉइंट क्या है, एग्जाम में टाइम का ही है, जितनी अच्छी स्पीड होगी, जितना हमारे कंसेप्ट अच्छे होंगे, हमारे पास टाइम बचेगा, तो जब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जहां हम थोड़े से फंसेंगे तो हमारे पास उसके लिए टाइम होगा इनफ, तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर। तो 1/4 कितने हिस्से के लिए सी को हमने एडमिशन दिया, सी को एडमिशन दिया हमने 1/4 के लिए, ठीक है, 1/4 के लिए हमने हिस्सा दिया। तो देखिए टोटल रेशो कितना होता है, टोटल भाग, कुल भाग जिसको बोलते हैं, या टोटल शेयर कितना होता है, तो टोटल शेयर होता है 1, कितना होता है, टोटल 1, टोटल एक भाग होता है ना। तो उस एक भाग में से हमने सी को कितने के लिए प्रवेश दिया, कितने के लिए एडमिशन दिया, 1/4 के लिए एडमिशन दिया। तो भैया एक में से टोटल भाग एक में से 1/4 के लिए तो हमने किसको प्रवेश दे दिया, हमने सी को प्रवेश दे दिया, सी को एडमिशन दे दिया। तो अब बाकी साझेदारों के पास बाकी शेयर बचेगा, तो भैया 1/4 तो टोटल भाग में वन वन में से 1/4 तो सी का हो गया, तो बाकी के लिए कितना बचा, मतलब बाकी कौन बचे, बाकी बचे बी,
ए और बी, इनके लिए कितना बचा? तो भैया इसमें से माइनस कर दो, तो 1 में से क्या माइनस करेंगे, 1/4 माइनस कर देंगे सिंपली। तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये 4 का इंटू इधर हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा, इसका इंटू आ जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा, और इसका इंटू क्या हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, 4 - 1, 4 - 1 लिख देंगे। तो कितना लिख देंगे हम, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3/4। 3/4 क्या हो गया, 3/4 हो गया शेष भाग। कितना हो गया, शेष भाग या रिमेनिंग रेशो, रिमेनिंग रेशो हम कहेंगे, रिमेनिंग शेयर या शेष भाग। शेष भाग कितना है, जो 3/4 है। 3/4 में किन किन का रेशो है, देखिए 3/4 तो टोटल हुआ, इसमें किस किस का भाग आएगा, किस किस का शेयर आएगा, तो इसमें ए का और बी का दोनों का शेयर इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो बस अब हम उसे निकाल लेंगे फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर वापस से आ जाइए, क्वेश्चन सॉल्व है तो यहीं से करते जाते हैं कि देखिए टोटल भाग होता है एक, एक में 1/4 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो रिमेनिंग भाग कितना बचा, रिमेनिंग भाग बचा 3/4। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब ए का निकालेंगे। तो ए का क्या होगा, तो देखिए 3/4 का कितना भाग ए के पास है, तो ए के भाग है 5/3 है ना। तो 5 5 अनुपात 3 है, तो हम क्या करेंगे, 5 टोटल अनुपात कितना हो गया, 8। तो 5 अनुपात 8 किसके पास है, वो है ए के पास। तो 3/4 का, तो इसलिए इंटू करा, 3/4 का है ना, किसका भाग, 3/4 का भाग किसके पास है, 5 के पास है। तो बस क्या करेंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो बस 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 32, और ऊपर इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15/32 ये किसका भाग आ गया, ये भाग आ गया ए का। क्यों ए का भाग आ गया, क्योंकि देखिए 3/4 भाग में से ए के पास कितना है, 3/4 भाग में से 5/8 भाग ए का है, तो वो निकाल लिया। अब बी का होगा कितना, तो बी का 3/4 में से कितना भाग है बी का, तो 3/4 में से, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, हाँ ठीक है, 3/4 में से बी का भाग कितना है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हम्म, चलिए, 3/4 भाग में से 3/8 भाग किसका है, बी का है। तो कितना हो जाएगा, 9/32, 9/32 ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल भाग कितना था, तो 1/4 में से टोटल भाग कितना था, 8। तो बस 8 का इंटू हम इन दोनों तरफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/32 किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। टोटल भाग 1/4 किसके बराबर है, 8 भाग के बराबर है। तो बस इसलिए 8 का इंटू हमने दोनों तरफ कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/32। एक इस तरह से भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, इस तरह से भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है जो मैं आपको बता देता हूं, कि जो सी का भाग है उसको भी आप बराबर करने के लिए, नए अनुपात के लिए उस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, कभी ये 8 8 8 × 8 का आप कंसेप्ट भूल जाएं कि टोटल भाग कितना है, टोटल भाग है 8। तो 1/4 क्या है, टोटल भाग में से इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बस उसको हम इंटू कर देंगे तो उनका भी आ जाएगा कि 8/32 भाग किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए क्या आ रहा था, 15/32 किसका, ए का है, 9/32 किसका है, बी का है। तो देखिए 15 + 9 करिए, 15 + 9 तो कितने हो जाएंगे बताइए फटाफट से। 15 + 9 कितने हो गए, 20। 20 और 24, 24 कितने हो गए, 24। तो 24 भाग किसका है, ए और बी का 24 भाग है, किसमें, 32 में से 24 भाग किसका है, ए और बी का है। तो 32 में से 24 भाग घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये 8 भाग किसके होंगे, तो 8 भाग होगा सी का। तो बस 8/32 हमने ये रख दिया, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, सी का भाग आ जाएगा। तो वो कितना आ गया, 8। तो 8/32 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आया है ना। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अगर ये भूल भी जाएं तो इन दोनों का टोटल करेंगे, और जो टोटल भाग नीचे आ रहा है उसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अपने आप सी का निकल जाएगा। समझ में आ गया कंसेप्ट, आया पॉइंट समझ में। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, अब हमारे पास देखिए नया अनुपात आ गया और पुराना अनुपात आ गया, है ना। नया अनुपात आ गया और पुराना अनुपात हमें आ गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे त्याग का अनुपात। क्या निकाल लेंगे, त्याग का अनुपात, कि भैया कितना सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं। तो देखिए सेक्रीफाइस त्याग अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, त्याग अनुपात निकालने का फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशो बराबर ओल्ड माइनस न्यू रेशो। क्योंकि देखिए एक और कंसेप्ट है कि जो भी बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा वो कहाँ होगा, आगे आएगा। जो भी रेशो क्या होगा, जो भी रेशो त्याग का अनुपात निकालेंगे या गेनिंग रेशो निकालेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही रेशो निकालते समय, अभी हम त्याग का निकाल रहे हैं, आगे चल के हम गेनिंग रेशो भी निकालेंगे जब रिटायर होंगे। तो त्याग का अनुपात निकालें या गेनिंग रेशो निकाले, जो भी रेशो निकाले, जो बड़ा होगा, जो बड़ा भाई होगा, देखिए पहले कौन रहता है घर में, बड़े होते हैं फिर छोटे आते हैं। तो ऐसे ही जो बड़ा अनुपात होगा वो क्या होगा, वो आगे आएगा। जो बड़ा अनुपात होगा वो क्या होगा, आगे आएगा। और जो छोटे अनुपात होंगे वो कहाँ आएंगे, वो पीछे आएंगे।
है ना। तो देखिए जो बड़ा अनुपात मतलब ओल्ड रेशो बड़ा था, ओल्ड रेशो बड़ा था क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट बट रहा था वो दो लोगों के बीच में बट रहा था। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए इसको वापस से, एग्जांपल के लिए कि हमने 90,000 का प्रॉफिट था, तो 45,000 ए को मिल रहा था और 45,000 किसको मिल रहा था, बी को मिल रहा था। जब 90,000 का हमारा प्रॉफिट था तो वो किसको मिल रहा था, 45 ए को और 45 बी को, ये मिल रहा था, है ना। तो बड़ा फिगर था। जब यही अनुपात 30-30,000 में बटा तो देखिए छोटा कौन सा हो गया, रेशो कौन सा छोटा है, ये है, यहाँ 3 लोगों में बट रहा था। तो इसलिए ओल्ड रेशो क्या आएगा, ओल्ड रेशो आगे आ जाएगा और न्यू रेशो पीछे आ जाएगा। समझ में आई? इस प्रकार से भी आप याद रख लीजिएगा। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो देखिए पुराना अनुपात क्या था, पुराना अनुपात हमें दे रखा था, क्या दे रखा था, 5/3, 5:3 का, तो 5/8 और 3/8 हमने रख लिया। ये आ गया हमारा ओल्ड रेशो। नया रेशो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। नया रेशो क्या है, 15/32, 15/32 रख दिया हमने, 15/32 ये रख दिया। यहाँ पर क्या है, 9/32, 9/32 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो बस एलसीएम लेकर के हम फटाफट से इसको कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका क्या है, एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका है कि आप जो भी ऐसा पहाड़ा पढ़े जिसमें आठ भी आ जाए और 32 भी आ जाए, ऐसा पहाड़ा पढ़े जिसमें 8 भी आ जाए और 32 भी आ जाए, और फिर एलसीएम ले सकते हैं आप डायरेक्टली। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले लीजिएगा। जैसे अब देखिए 32 के पहाड़े में क्या हो रहा है, 32 8 के पहाड़े में आ रहा है तो हमने डायरेक्टली 32 रख लिया। नहीं तो आप क्या करेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे इसको, ये 32 रख करके सॉल्व भी कर लीजिए। कि दो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 16, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 8, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ 4, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये 1:1, तो क्या हो जाएगा, अभी बस इसमें इंटू कर दीजिए, 2:2:2:2:2, बस ये कर दीजिए। कितनी है, 2 2 4 और 1 5, तो बस इंटू कर दीजिए। 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 को 8, 8 दूनी 16, 16 को 16, 16 दूना 32, तो क्या आ जाएगा 32। तो बस 32 रख देंगे हम एलसीएम में। तो हमने क्या रख दिया 32, 32 रख दिया एलसीएम में। अब क्या होगा, 32 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए, तो 4 बार, 4 बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 4 आया, 4 किस में इंटू हो जाएगा, इस 5 में 4 का इंटू हो जाएगा, तो 5 में 4 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 रख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, 32 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 32 आ जाए, तो 32 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा, तो एक का इंटू 15 में हो जाएगा, तो 15 × 1 तो कितने हो जाएंगे 15, तो ये 15, तो 20 माइनस 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 15, तो कितने हो जाएंगे 5 = 32। समझ में आया, तो ये 5 = 32 कहाँ से आया। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे वाले, इसी इसी तरह से नीचे वाले पर बात करते हैं, नीचे वाले पॉइंट पर बात कर लेते हैं फटाफट से। 1 मिनट, चलिए नीचे वाले पे बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है 3/8, तो देखिए एलसीएम ले ही रखा है तो हम वापस से रख लेंगे 32। 32 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार, तो 3 चौक 12, तो यहाँ रख दिया 12। अब क्या हुआ 32 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए, तो एक बार पढ़ेंगे 32 आ जाएगा। 9 में 1 का इंटू करेंगे तो कितना रह जाएगा 9 ही, तो देखिए ये 9, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 में से 9 गए तो कितने हो जाएंगे 3, तो ये 3 रख देंगे, 3/32, तो ये 3/32 आ जाए। ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया 5:3। समझ में आई बात, ये क्या आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो हमने डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था कि क्यों ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जब कुछ नहीं। अब इसको ऐसे देखिए, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि चीजें और आपको समझ में आ जाएंगी, मतलब आपको बैठ जाएंगे कि हाँ ये व्यवहारिक बात है, मतलब ऐसा अज्यूम क्यों किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने दो लोगों से दो लोगों से किनसे, राम से और मोहन से, राम से और मोहन से, ठीक है, ये आपके दोनों दोस्त हैं, काफी अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मुझे 1,000 रुपये आप दोनों दे दोगे, तो इन दोनों ने आपको 1,000 रुपये दे दिए, ये हैं आप, है ना, ये हैं आप। राम और मोहन वो दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, आपकी हर बार मदद करते हैं। तो आप गए और आपने कहा कि मुझे 1,000 रुपये की जरूरत है, तो इन्होंने आपको दे दिए। अब आप बताइए, अगर नॉर्मली आप किसी व्यक्ति से बोलेंगे कि आज मुझे जरूरत थी 1,000 रुपए की, तो मैं राम और मोहन दोनों के पास गया और उन्होंने मुझे 1,000 रुपए की मदद कर दी, तो बताइए सबसे पहला दिमाग में आपकी बात क्या आएगी, क्या इन राम ने 700 रुपए दिए होंगे और मोहन ने 300 रुपए दिए होंगे, ये अनुपात ये आएगा ऐसा रेशो, या कोई बोलेगा 600 रुपए इनने दिए होंगे और 400 रुपए मोहन ने दिए होंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। सामान्यतः क्या मानेंगे, अगर दो लोगों ने मिल करके कुछ आपको क्या दिया है, आपको दिया है, तो हम क्या मानेंगे, वो
बराबर बराबर अनुपात में दिया होगा, यही अनुपात हम मानेंगे यहाँ पर, है ना, यही इसी प्रकार से मानेंगे। तो अब यहाँ पर जो मतलब उनका कहने का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यही माना जाएगा कि सामान्य रूप से वो बराबर देंगे, है ना, बराबर देंगे अपने पास से। तो इसी प्रकार से साझेदारी फर्म में क्या माना जाता है, साझेदारी फर्म में कि जिसके पास जो लाभ हानि अनुपात होगा वो सामान्यतः उसी अनुपात में आपको क्या देगा, उसी अनुपात में वो क्या देगा, अपना सेक्रीफाइस करेगा, मतलब जितना उसके पास हिस्सा था उसी में से वो उसी अनुपात में क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम क्या मानेंगे, हम यही मानेंगे कि उसके पास जो रेशो है, मतलब जो रेशो उसके अनुपात में होता है, वही रेशो में वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने हिस्से का। जो आपको टोटल हिस्सा दिया जाता है तो उसमें से सेक्रीफाइस कोई कितना करेगा, तो जितना हिस्सा उसका होगा, जैसे 5 भाग है ए का, तो 5 भाग के अनुपात 1/4 में से 5 भाग कौन देगा, 5/8 भाग वो देंगे ए, और 3/8 भाग कौन देंगे, ए 1/4 के अनुपात में, 1/4 के हिस्से में, तो वो देंगे बी। ये बात ध्यान रखिएगा। इतना इम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे वहां पर समय बच जाए, जब आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ जाए और ये क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली, तो आप क्या हो समय बच जाए और आपका क्वेश्चन पूरी तरह से बन जाए। उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये पॉइंट समझ में आया होगा, है ना। तो अब इस पर बात कर लेते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है, तो ये पॉइंट ध्यान रख के जाइएगा। जब भी पुराने साझेदार अपना अनुपात अपरिवर्तित रखते हैं, मतलब वही रखते हैं, तब प्रत्येक दशा में त्याग का अनुपात, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है वो क्या होता है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात के बराबर ही होगा। मतलब क्या करते हैं वो, जब अपरिवर्तनशील रखते हैं, वही का वही रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, नए साझेदार को प्रवेश देते हैं और उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, तो हम क्या मानेंगे, जो उनका पुराना लाभ हानि अनुपात है उसी अनुपात में वो क्या करेंगे, त्याग करेंगे। उपरोक्त त्याग के अनुपात की गणना से यह स्पष्ट हो रहा है, मतलब जो हमने ऊपर ये करा है इससे हमको पूरी तरह क्लियर भी हो गया है कि ऐसी दशा में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात, नया अनुपात और त्याग का अनुपात सब क्या होता है, एक समान होता है। अब यहाँ पर पुराना अनुपात, त्याग का अनुपात, देखिए जो पुराना अनुपात है और जो त्याग का अनुपात है वो भी बराबर है, और जो नया अनुपात होता है ना उसमें भी अगर आप रेशो देखेंगे ना तो वो क्या होगा, बराबर होगा, वो भी क्या होगा, एक समान होगा, मतलब जो उसमें भी उनका रेशो बनेगा, जो भाग बनेगा, तो जो रेशो बनता है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। चलिए, तो समझ में आया पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आया आपको पूरा, ये पॉइंट समझ में आया। आराम से पढ़ाने का मतलब केवल ये है कि ताकि आपकी चीजें बैठ जाएं। चलिए, तो बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक दो क्वेश्चन और हैं, इसके साथ हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला कंसेप्ट है, त्याग का अनुपात की क्वेश्चन की गणना है, वो हम समझ जाएंगे। तो हमारे जो कभी भी त्याग के अनुपात का क्वेश्चन आए तो हम बना ले जाएं, तो इसलिए ये रेशो रखा गया है। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार। और एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा तब तक के लिए आप, है ना, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एक बार, खास करके क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, और एक बार दो गो थ्रू कर लीजिएगा। केवल 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये पूरी क्लास देखने में, और 15 मिनट बाद आपकी ये पूरी क्लास आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।